बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नया चैप्टर लेकर, वित्तीय नियोजन, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इजी भी है। पूर्व में हमने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। पूरा हमने देखा था उसके उद्देश्य क्या होते हैं और इसका तरीका, उसका कॉन्सेप्ट है, और भी कई प्रकार के हमने उसमें कंटेंट सम्मिलित किए थे। और आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय नियोजन की। वित्तीय नियोजन क्या है, वित्तीय नियोजन का कॉन्सेप्ट, इसके क्षेत्र, इसके प्रकार, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वित्तीय नियोजन आखिर है क्या। बहुत सिंपल सी बात है। प्लानिंग की जब बात करते हैं, प्लानिंग किसी भी चीज के लिए हो, हम पूर्व में भी बात करते रहे आपसे कि नियोजन करना एक अति आवश्यक एक पार्ट है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके अध्ययन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में नियोजन तो करना ही पड़ता है। हर व्यक्ति को योजना तो बनानी ही पड़ती है। और जब हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की, जहां पर कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां पे लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं और जिनकी पूंजी एक कंपनी में लगी हुई होती है, तब कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार प्लानिंग की जाए ताकि कंपनी का जो उद्देश्य है या फर्म का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। नियोजन करना भी इजी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी इसमें हम जो घर पे नियोजन करते हैं उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। आप भी कई बार आपने नियोजन किया और प्लानिंग की होगी, हालांकि प्लानिंग टाइम टेबल बनाना भी आपकी प्लानिंग का एक पार्ट होता है। कितने घंटे किसमें पढ़ना, क्या करना, ये सब भी एक प्लानिंग का पार्ट होता है। अब इसको कितना फॉलो करते हैं वो अलग बात होती है। तो प्लानिंग को बना लेना और उसको फॉलो करना, ये डिफरेंट चीजें हैं। आप देखते होंगे भारत सरकार भी फाइनेंशियल पंचवर्षीय योजना बनाती है 5-5 साल के लिए, और योजना इसलिए बनाई जाती है ताकि जो भविष्य में सरकार खर्च करने जाएगी उसकी एक रूपरेखा, एक आधार होना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि एक जब आप अरबों रुपया, खरबों रुपया आप खर्च करते हैं तो आपके पास एक बेस होना चाहिए कि किस प्रकार, किस पे कितना खर्च किया जाएगा, ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके, समाज के सभी तबकों को लाभ मिल सके। अदरवाइज जो खर्चा आपने ऐसे कर दिया बिना सोचे समझे, तो वो बिना प्लानिंग के किया गया कार्य बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। और प्लानिंग की इसलिए जाती है ताकि भविष्य, क्योंकि अनिश्चित है, अनसर्टेन है, हमने किसी ने फ्यूचर हमारा देखा नहीं है, और इसीलिए हमें प्लान करने पड़ते हैं। हर जगह हमें प्लान करने पड़ते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में भी हम बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स में भी जो टीम्स होती हैं उनको प्लान करने पड़ते हैं। मान लीजिए क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में जो सबसे पहले कौन खेलेगा, बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके हिसाब से व्यवस्था बनाई जाती है। और तब उद्देश्य जो होता है, हर टीम का उद्देश्य जीतना होता है, तब उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा बिना प्लान के किया गया कार्य हो सकता है कि आपको अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सके। तो वित्तीय नियोजन क्या है, एक सिंपल सी बात है, एक परिभाषा हम देखते हैं। वित्तीय नियोजन से आश्रित संस्था के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय क्रियाओं का अग्रिम निर्धारण है। सीधी सी बात है, मूल उद्देश्य के लिए, मूल उद्देश्य क्या हम देखेंगे, वित्तीय क्रियाओं का अग्रिम निर्धारण है, यानी पहले से उसका एक बना लेना, रूपरेखा कर लेना, उसको निर्धारित कर लेना, ये फाइनेंशियल प्लान है, जिसे मैंने अभी बताया। मूल उद्देश्य क्या है, कंपनी का मूल उद्देश्य है पर्याप्त कोष न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना है और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना। जैसे मैंने अभी कहा कि कोषों की प्राप्ति करना एक अलग बात है, कोषों का उपयोग करना दूसरी बात है। कोषों की प्राप्ति करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, मिनिमम, या इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ऐसे समय जबकि आपके पास संसाधन सीमित होते हैं, आपके कई प्रकार के आपके उद्देश्य हो जाते हैं, तो आपको उनको कैसे पूरा करें ये आपको देखना पड़ता है। जब हम शेयर होल्डर्स की शेयर पूंजी से हम काम चल रहे हैं, हमारा काम चलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको संपदा को अधिकतम करने का आपको उद्देश्य होता है, जो हम पूर्व में देख चुके हैं, और उसके लिए कंपनी को फाइनेंशियल प्लान करना ही होता है। तो इसकी नेचर या इसकी विषय सामग्री, यानी इसका क्षेत्र, क्या क्या चीज आ जाती है, इसकी नेचर क्या है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, विषय सामग्री कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, क्या कि इसकी प्रकृति क्या है। तो 3 चीजें आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखी हैं, वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण, वित्तीय प्रविधियों का विकास। यानी जो फाइनेंशियल प्लान किया जाता है तो उसमें आखिर क्या चीजें सम्मिलित की जाती हैं। तो सबसे पहले तो लक्ष्य आपको निर्धारित करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं, आपका लक्ष्य क्या, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो ऐसी स्थिति में आपका लक्ष्य विहीन जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा। अगर हमारी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, थर्ड ईयर में आप हैं, तो आपको डिवीजन, अच्छा डिवीजन लाना है, ये आपका उद्देश्य, एक लक्ष्य होना चाहिए।
अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस कॉम्पिटिशन में आपको निकलना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अदरवाइज जो एक खाली बैठने के लिए बैठना है या एग्जाम देने के लिए देना है, लाखों लोग ऐसे बैठते हैं, लक्ष्य विहीन होते हैं और उसका रिजल्ट जो होता है कि वो नेगेटिव रिजल्ट उनका जाता है और फिर वो भाग्य को कोसते हैं। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा कि फर्म के अल्पकालीन दीर्घकालीन उद्देश्य हो सकते हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घकालीन उद्देश्य स्वामी की संपदा को अधिकतम करना होता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिस पर कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, और ये एक लक्ष्य है सबसे बड़ा फर्म का। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे की सारी कार्रवाइयां की जाती है और उसके लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है। ये नीतियां कई प्रकार की हो सकती हैं। ये नीतियां हो सकती हैं पूंजी जुटाने से संबंधी हो सकती हैं, आप डेट इक्विटी रेशियो को या ऋण क्षमता अनुपात को निर्धारित करने संबंधी हो सकती है, पूंजी के क्या क्या सोर्सेज होंगे, किन स्रोतों से पूंजी को एकत्र किया जाएगा, ये आपका एक नीतियां हो सकती है। यानी नीतियां आपको पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। हर व्यक्ति पॉलिसी, जब प्लान आपने उद्देश्य बनाया है तो आपको उसके लिए पॉलिसी भी बनानी पड़ती है। मैंने उद्देश्य बना लिया कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है, ये मेरा लक्ष्य हो गया, लेकिन मैं उसके लिए करूंगा क्या? एक पॉलिसी मुझे बनानी पड़ेगी। बिना पॉलिसी के हाँ ठीक है लक्ष्य बन गया, अब चलो देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और फर्म में तो निश्चित रूप से फर्म को तो ये देखना होता है कि उसके लिए क्या क्या जो पॉलिसी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको देखनी पड़ती हैं, और फिर उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर, प्रविधि, प्रोसीजर काम में लिया जाएगा। प्रोसीजर का मतलब है कि जैसे आपने लक्ष्य बना दिए, उसके मापदंड आपको देखने होंगे और उसके लिए आपको कंट्रोल, नियंत्रण संबंधी कार्रवाई करनी होगी। यानी आपने ये लक्ष्य बना दिया, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो प्रमाप आपने निर्धारित किए हैं उन प्रमापों तक आपको पहुंचना होगा, और प्रमाप तक अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, इसका मतलब आपका कहने के वेरिएशन आ गया है। तो ये आपका प्रविधि होती है कि किस प्रकार आपको कार्य को करना है, और इसके लिए नियंत्रण संबंधी जो एक नियोजन का इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है उसको आपको करना होगा। आपने जैसे फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य बनाया और आपको बाद में पता चलता है कि भाई हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो हो नहीं पाया, तो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपसे उस पर आपका जो प्रमाप स्टैंडर्ड जो आपने दिया था उसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, और इसीलिए तो स्टैंडर्ड से फिर ये चेक किया जाता है कि जो वेरिएशन है क्यों आया, तब आपका नियंत्रण संबंधी और ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य हो जाता है। तो ये आप देखिए। और अब इसके बाद में आर्थर एस डेविंग ने जो लिखा है कि प्रस्तुत है आखिर फाइनेंशियल प्लान है क्या, तो वही बात आती है। सबसे पहले पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाना, अर्थात पूंजीकरण। यानी फाइनेंशियल प्लान में 3 चीजें आ जाती है। इसमें पहला कैपिटलाइजेशन, पूंजी की मात्रा। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पूंजी की मात्रा को निर्धारित करना, उसका अनुमान लगाकर उसको निर्धारित करना। तो पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाना इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। दूसरा है पूंजी के वित्तीय स्रोत निश्चित करना तथा विभिन्न प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात अर्थात पूंजी संरचना। अभी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी, वो चीज वापिस यहाँ पर आ रही। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम बात करेंगे। यानी जो आपका एक ढांचा है, इसको पूंजी ढांचा भी बोलते हैं। जो एक आप कैपिटल किसी मंगाएंगे तो उसमें कितना पार्ट डेट का होगा, कितना इक्विटी का होगा, कितना आप बैंकों से या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेंगे, कितना आपकी रिटेन अर्निंग होगी, उन सब का एक अनुपात कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। और क्योंकि आप आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत होती है, हर पूंजी की लागत होती है, इसलिए आप बिना सोचे समझे ये ले नहीं सकते। और इसीलिए तो प्लान किया जाता है कि भाई कितना पार्ट हमें, अगर हमें 100 रुपए की पूंजी लेनी है तो 100 रुपए में से कितना पार्ट समता पूंजी से जुटाया जाएगा, कितना पार्ट डिवेंचर से जुटाया जाएगा, कितना पार्ट हमें ऋण लेकर जुटाना है, कितना पार्ट हमारा जो रिटेन अर्निंग से उससे प्राप्त करना है। तो ये सारा जो पार्ट होता है ये आपका डेट इक्विटी रेशियो हम कह सकते हैं, और वो पूंजी संरचना का एरिया होता है। और तीसरा जो अंतिम है, पूंजी के प्रशासन प्रबंधन की उचित नीतियां निर्धारित करना। जैसे मैंने अभी बताया कि ये इससे संबंधित है, आपकी विधियों से या नीतियों से संबंधित वही नीतियां आती हैं इसमें कि आपको क्या क्या किस प्रकार ये कार्य करना है। तो कुल मिलाकर ये आपका फाइनेंशियल प्लान है, जिसके अंतर्गत आपको इसका कॉन्सेप्ट देखा हमने एक तरह से, और इस फाइनेंशियल प्लान आखिर क्या है। तो आज ये आप इसको देखें, इसके आगे की बात हम अगले अपने वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।